हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ असम फिजिक्स स्टूडेंट। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा मैटर वेव्स, अर्थात द्रव्य तरंगी। देखिए स्टूडेंट, मैटर वेव्स को स्टार्ट करने से पहले आज अपन एक बेसिक जो हमने पीछे पढ़ा था उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब उस बेसिक का मैटर वेव से क्या रिलेशन है वो आपको अभी जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, अपन बात करें रेडिएशन की। रेडिएशन मतलब विकिरण, ठीक है। तो विकिरण की हमने दो नेचर को पढ़ा। दो नेचर मतलब कि विकिरण होते हैं वो दो प्रकार से क्या होते हैं, एक्सप्लेन होते हैं। कैसे कि यदि अपन बात करें, मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूँ कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, है ना। यदि अपन बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और अपन बात करें कॉम्पटन इफेक्ट, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है स्टूडेंट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रकाश आपतित होता है और कॉम्पटन इफेक्ट में भी कोई लाइट या रेडिएशन या विकिरण क्या होती है, आपतित होती है। तो स्टूडेंट, विकिरण के इस नेचर को स्टडी करने के लिए, कौन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हमने विकिरण को क्या माना, हमने विकिरण को माना पार्टिकल। क्या माना, पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि विकिरण को एक्सप्लेन करने के लिए, कंप्लीट एक्सप्लेन के लिए हमने विकिरण, जो कि एक प्रकार का कौन सा रूप है स्टूडेंट, तरंग, जो कि एक प्रकार से किसका रूप है, तरंग का। तो अपन को विकिरण को क्या मानना पड़ा, कण। क्या मानना पड़ा, कण, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट की बात करूं या कोई तरंग की बात करूं तो वह किस प्रकार का नेचर रखती है, कण का, समझे, ठीक है। अब अपन बात करें वेव नेचर की। वेव नेचर का मतलब, यदि मैं बात करूं इंटरफेरेंस की, किसकी, इंटरफेरेंस की, ठीक है, या भाई इसी का रूप है अध्यारोपण, या मैं बात करूं विवर्तन की, किसकी बात करूं, विवर्तन की। तो स्टूडेंट, जब अपन रेडिएशन का, प्रकाश का या विकिरण का व्यतिकरण या अध्यारोपण को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तब उसी विकिरण को अपन क्या मानते हैं स्टूडेंट, तरंग मानते हैं। क्या मानते हैं, तरंग मानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इन दोनों को, ये दोनों है तो एक ही, पर जैसे व्यतिकरण लिखा है तो यहाँ पे एक वर्ड और लिख लेते हैं, विवर्तन। अर्थात व्यतिकरण और विवर्तन को अपन एक्सप्लेन करने के लिए अपन प्रकाश को क्या मानते हैं, तरंग, या विकिरण को अपन क्या मानते हैं, तरंग, ठीक है। अब स्टूडेंट, ये कुछ ऐसा है कि तरंग को आप कण मान सकते हो और कण को आप तरंग मान सकते हो। इसका मतलब एक विकिरण कितने नेचर रखती है, दो नेचर। एक विकिरण कितने नेचर रखती है, दो नेचर, जिसको अपन ड्यूल नेचर भी बोलते हैं। जिसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर। और ड्यूल नेचर को हिंदी में बोलते हैं द्वैत प्रकृति। क्या बोलते हैं, द्वैत प्रकृति। ये लीजिए, इसका मतलब विकिरण दो प्रकार से व्यवहार करती है, एक तो कण का और एक तरंग का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यह दो नेचर रखती है। तो इसको देखते हुए एक वैज्ञानिक थे बोर, ठीक है। इन्होंने क्या दी, अपना एसप्रदी सिद्धांत दिया। क्या दिया, एसप्रदी सिद्धांत। देखिए वीडियो के एंड होते होते आपको मैटर वेव पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बस उससे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोर ने क्या दिया, अपना कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल दिया, ठीक है। उन्होंने उसमें कहा कि विकिरण की संपूर्ण व्याख्या के लिए, विकिरण की संपूर्ण व्याख्या के लिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए, व्याख्या के लिए तरंग और कण, तरंग और कण, आपको पूरा समझ आएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। विकिरण की संपूर्ण व्याख्या के लिए तरंग और कण दोनों ही प्रकृति क्या है, आवश्यक है। अर्थात
कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों ही क्या है, आवश्यक है। ये किसने दिया था, बोर्स ने। आगे सुनिए इसमें, परंतु यहाँ पे उन्होंने एक बात बोली कि आप कभी दोनों को, परंतु कभी दोनों को अर्थात कण और तरंग एक साथ, दोनों को एक साथ नहीं मान सकते, एक साथ नहीं मान सकते या एक साथ उपयोग नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक प्रयोग में यदि आप प्रकाश को क्या मान रहे हो, कण, तो उसी प्रयोग में आप प्रकाश को क्या नहीं मानोगे, तरंग। और यदि आप तरंग मान रहे हो तब आप क्या नहीं मानोगे, कण नहीं मानोगे। दैट मीन्स कि एक साथ दोनों एप्लीकेबल या अप्लाई नहीं होंगे। यदि आप पार्टिकल कंसीडर कर रहे हो तो आप वेव कंसीडर नहीं करोगे, यदि आप वेव कंसीडर कर रहे हो तो आप पार्टिकल कंसीडर नहीं करोगे। ये किसने दिया, ये दिया बोर्ड ने। तो अभी तक मैंने कहीं पर भी मैटर वेव या द्रव्य तरंगों का नाम नहीं लिया, मैटर वेव या द्रव्य तरंगों का नाम नहीं लिया। अब अपन बात करते हैं एक वैज्ञानिक की। एक वैज्ञानिक और थे, कौन, लुईस डी ब्रोगली। इन्होंने अपना क्या दी, परिकल्पना दी। देखिए लुईस डी ब्रोगली की अपन पहले पढ़ेंगे परिकल्पना, क्या पढ़ेंगे, परिकल्पना। इन्होंने अपना एक साहसिक क्या दिया था, विचार। देखिए ये परिकल्पना का मतलब होता है कि ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहता हूँ कि भैया आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, ठीक है, तो मैं ये परिकल्पना करूँगा कि आप एग्ज़ाम देने ज़रूर आओगे। अब आप एग्ज़ाम देने आ गए तो मेरी परिकल्पना क्या होगी, सही होगी। तो ये परिकल्पना है। तो लुईस डी ब्रोगली ने कब, यह लगभग दिया था उन्होंने 1923 या 1924 के आसपास, 1923 टू 1924, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार एक विकिरण जो कि तरंग है कण के समान व्यवहार करती है, उसी प्रकार एक कण के साथ, मतलब एक कण को भी तरंग जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक कण को भी तरंग जैसा व्यवहार करना चाहिए। दैट मीन्स ये कोई पार्टिकल, ठीक है। अब इसके साथ भी क्या होनी चाहिए, वेव्स होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप वेव्स को क्या मान रहे हो, पार्टिकल्स। तो कोई पार्टिकल्स है, जैसे मान लीजिए इसको मैं फेंकूं, तो इसके साथ भी क्या होना चाहिए, तरंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तरंग होनी चाहिए। तो लुईस डे ब्रोगली की परिकल्पना क्या थी कि कण को भी तरंग के जैसा क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। अर्थात कण के साथ भी क्या होनी चाहिए, तरंग होनी चाहिए। और इसका प्रूफ, अब इन्होंने परिकल्पना तो दे दी इन 1924, जस्ट 3 साल बाद में, मतलब 1927 में एक वैज्ञानिक थे, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे आज। ये किस पे हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स पे। अब इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट क्या है, पार्टिकल्स। क्या है, पार्टिकल्स। तो ये जब प्रयोग हुआ तो यह क्लियर हुआ कि हाँ, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या चलती है, एक तरंग चलती है। इलेक्ट्रॉन भी एज वेव का क्या रखते हैं, नेचर रखते हैं। दैट मीन्स जो परिकल्पना लुईस डी ब्रोगली ने दी वो क्या होगी, सही हो। उसके बाद जेपी थॉमसन भी आए, उन्होंने भी इनको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि हाँ, कि ये परिकल्पना क्या है स्टूडेंट, सही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने केवल और केवल एक बेसिक्स को जाना है कि बोर्ड ने क्या कहा कि हाँ, दोनों नेचर एग्जिस्ट होते हैं, वो चाहे पार्टिकल नेचर हो या वेव नेचर हो, बट दोनों एक साथ अप्लाई कभी नहीं होंगे, ठीक है। फिर डे ब्रोगली ने कहा कि विकिरण जब कण और तरंग बन सकती है तो कण तरंग क्यों नहीं बन सकते, ठीक है। अब ये तो क्या थी, परिकल्पना।
अब अपन पढ़ेंगे डी ब्रोगली का प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? डी ब्रोगली का प्रिंसिपल। ठीक है, डी ब्रोगली ने अपने प्रिंसिपल में कहा, देखिए यहाँ पे अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल। डी ब्रोगली ने अपने प्रिंसिपल में कहा कि जब कोई पार्टिकल v वेग से गति करता है, अर्थात जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में चौक है, ठीक है, इसको मैं v वेलोसिटी से फेंकूं तो इसके साथ क्या होगी? एक तरंग होगी, मतलब सहचारी या संबंध क्या होती है? तरंग होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती होती है उसके संवेग के। और जैसे ही अपन व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है जो यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे h। तो इसका मतलब जो गतिशील तरंग होता है उसके साथ जो तरंग दैर्ध्य होती है उसका मान h/p के क्या होता है? बराबर आता है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब ये हुआ कि किसी गतिशील कण के साथ एक तरंग पाई जाएगी जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा h/p के क्या होती है? बराबर होती है। जहाँ पर p क्या है? संवेग। क्या है? संवेग। तो यहाँ पे क्या हो गया? लैम्डा बराबर h/m। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट दो कंडीशन होती है। कौन सी? पहली कंडीशन है कि मान लीजिए कि आपने कोई कण फेंका, उसके साथ तरंग तो है पर वो कण प्रकाश के वेग से बहुत कम है, मतलब प्रकाश के वेग से तो मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत कम है। ठीक है, एट दैट कंडीशन लैम्डा का मान क्या हो जाएगा? लैम्डा का मान हो जाएगा h/√2m0e। अब ये कैसे आया? ये आया स्टूडेंट, गतिज ऊर्जा होती है E बराबर 1/2mv²। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट? m से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे m0² हो जाएगा और यहाँ पे m0 हो जाएगा, तो ये उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 2me बराबर क्या हो जाएगा? m0² v²। और उसका आप स्क्वायर हटाओगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा? रूट। इसका मतलब m0v का मान कितना आ जाएगा? √2/m0t। बट ये किस केस में है? जब आप हमारे जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी प्रकाश के वेग से क्या हो? बहुत कम हो, ना के बराबर। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर m0 क्या है? तो m0 है उस कण का विराम द्रव्यमान। m0 क्या है? उस कण का विराम द्रव्यमान। ठीक है, ये पहला केस जब हमारे कण की वेलोसिटी, ठीक है, प्रकाश के वेग से बहुत कम हो तब। ठीक है, अब यदि हमारा केस सेकेंड, यदि हम जो कण की वेलोसिटी है, ठीक है, वो प्रकाश के वेग के लगभग क्या ले ले? बराबर ले ले। उस कंडीशन में लैम्डा h/mv, इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा m बराबर m0√1 - v²/c²। ये आता है आपेक्षिकता के सिद्धांत से। इसमें अपन नहीं जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट कहने का मतलब बस इतना सा कि अलग अलग कंडीशन हो तो लैम्डा क्या आती है? अलग अलग आती है। ठीक है, तो अपन यदि m की वैल्यू रखेंगे तो m बराबर m0/√1 - v²/c²। तो ये दो अलग अलग क्या है? कंडीशन है, पहली बात। अब आपके मन में एक ये डाउट आ सकता है कि सर जैसे आपने चौंक का एग्जाम्पल दिया कि चौंक को अपन फेंके, तो जब अपन चौंक फेंकते हैं तो हमें तो आज तक कभी कोई तरंग दिखाई नहीं दी कि भाई हमने चौंक को फेंका काफ़ी टाइम, है ना, कोई वेलोसिटी से, तो उस कंडीशन में हमें कभी कोई तरंग दिखाई नहीं दी। ऐसा क्यों होता है? जबकि आप कह रहे हो कि किसी गतिशील कण के साथ क्या होती है? तरंग होती है। किसी गतिशील कण के साथ तरंग होती है। अब इसका आंसर, इसका रीज़न क्या है, वो अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस रीज़न की अपन बात करें तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्या बताता हूँ, एग्जाम्पल क्या है कि एक गेंद लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपके टेनिस की बॉल है, सुंदर सी। ठीक है, उसका वेट है 30 ग्राम। कितना है? 30 ग्राम। ठीक है, और आपने उसको वेलोसिटी दी, मान लीजिए कि 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे? उसकी वेवलेंथ। कैसे? h/mv से। ठीक है, h/mv से वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू लगभग जो आएगी लैम्डा की वो इतनी कम होगी, बहुत कम होगी, मतलब 6 × 10⁻³ के आसपास। ये मैंने ये 6.62 ऐसे लिखा है, बाकी लगभग जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर ही आएगी, मतलब 10⁻34।
अब ये इतनी कम होती है, ये लेमडा का मान इतना कम है, आप मानोगे नहीं, लेस देन बहुत, एक से बहुत छोटा, ना के बराबर, तो आपको ऑब्जर्व ही नहीं होगी। ऑब्जर्व मतलब जैसे मान लीजिए कि टेनिस की बॉल को आपने ज़ोर से फेंका, जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, बट उसके साथ जो वेवलेंथ चलेगी या जो वेवलेंथ होगी उसकी, वो इतनी कम होगी कि आपको ऑब्जर्व ही नहीं होगी। ठीक है, अब ये ऑब्जर्व नहीं होगी तो डेली लाइफ में अपन ये ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब आपके मन में वापस एक डाउट आएगा कि जब अपन ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते तो ये अप्लाई किस पे होता है? जो ये अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये अप्लाई किस पे होता है? ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो अप्लाई होता है, ये होता है स्टूडेंट, ये यहाँ पे 4 × 10⁻34, मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे 4। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एकदम छोटे छोटे कणों जैसे प्रोटॉन, ऐसे पार्टिकल्स के लिए जिनका वेट क्या हो बहुत बहुत कम। ठीक है, अब यदि आपने इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दे दी 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी लगभग लेमडा आएगी 6.63 × 10⁻34। ठीक है, ये एच का मान लिख दिया हमने। ठीक है, एम कितना होता है इलेक्ट्रॉन का वेट? 9 × 10⁻31। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी आ गई? 10⁻7। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास लेमडा का मान आएगा वो आएगा 7.3 × 10⁻11 मीटर। हाँ, ये क्या कर सकते हैं अपन? ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, एक तो 10⁻11 -34, कितना लाख गुना क्या है डिफरेंस है कि नहीं? इसीलिए जब अपन कोई पार्टिकल जिसका मास कंपेरेटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, देखिए ना, एक तो 30 ग्राम बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, ये देखिए कितना है 10⁻31 kg। ठीक है, आप ग्राम में लो तो ज़्यादा से ज़्यादा -28 चला जाएगा, पर एक और एक 10⁻28, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो कहने का बस इतना सा मतलब है कि ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, ये उन्हीं पार्टिकल्स में ऑब्जर्व होती है जिनका वेट बहुत कम हो, मतलब सूक्ष्म कणों के लिए क्या होती है? एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर इसको किसी भी प्रयोग से नहीं देख सकते? जो ऊपर जो आपने डाटा लिखा है वेट इतना या वेलोसिटी इतनी, ये किसी भी एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व नहीं होता? तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है ना। काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए पर वो किसी में नहीं ऑब्जर्व हुआ। इसका मतलब आप कैसे भी कर लो, ये वेवलेंथ दिखाई नहीं देगी। जबकि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, स्मॉल जो वेट वाले पार्टिकल है उनके लिए क्या होती है? एप्लीकेबल होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके मन में एक छोटा सा डाउट फिर से रहेगा कि सर आपने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया और आपने कहीं पर भी मैटर वेव का नाम नहीं लिया, तो मैटर वेव की परिभाषा क्या लिखेंगे, है ना, या मैटर वेव होगी क्या? हम एग्ज़ाम में जैसे 1.5 नंबर में आ गया तो या 3 नंबर में, तो मैटर वेव को लिखेंगे कैसे? यदि 3 में आए तो इंट्रोडक्शन, जो मैंने पहले बताया, छोटे छोटे आप जैसे विकिरण को ऐसे डिवाइड करके आप बना सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैटर वेव की प्रॉपर यदि 1.5 नंबर में पूछ लिया डेफिनेशन, तो अपन कैसे लिखेंगे? तो आपको इतना ही लिखना है कि किसी गतिशील कण के साथ संबंध क्या होती है? एक तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, तो जब यह आप लिख सकते हो, जब कोई पार्टिकल वी वेव से गति करता है तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो निम्न प्रकार दी जाती है, लैम्डा बराबर h/p। यह तरंग दैर्ध्य किसी कण की है, इसीलिए इसको मैटर वेव या द्रव्य तरंगे कहते हैं, जहाँ पर h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, mv क्या है? कण का संवेग। बस इतनी सी बात। और 2 कंडीशन, यदि प्रकाश के वेग से कम हो तो m0 होगा, और प्रकाश के वेग से कम ना हो, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर हो, तो m बराबर m0/√1 - v²/c²। कहने का सिंपल सा मतलब, किसी कण से संबंध तरंग दैर्ध्य क्या कहलाती है? मैटर वेव कहलाती है, क्योंकि फिजिक्स में कण नहीं बोल के क्या बोलते हैं? द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, सो स्टूडेंट, आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो था किसका? मैटर वेव का। आई होप स्टूडेंट अब आपको मैटर वेव थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर भी यदि आपको मैटर वेव से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट रह जाता है तो आप SMDT के ग्रुप में आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। मिलते हैं स्टूडेंट इसी से रिलेटिव कुछ अलग टॉपिक्स के साथ वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।